नमस्कार दोस्तों, हमारी यूट्यूब चैनल एग्जाम यात्रा पे आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि समय हमारा इतिहास विषय चल रहा है। कल की क्लास में हमने वैदिक काल के प्रथम भाग को, जिसको पूर्व वैदिक काल कहा जाता है, उसके बारे में जाना और समझा। आज हमारा टॉपिक है उत्तर वैदिक काल, जिसे हम यहाँ समझेंगे और जानेंगे। तो पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, ये वैदिक काल के दो भाग हैं। पूर्व वैदिक काल का समय आपको पता था कि 1500 बीसी से लगभग 1000 बीसी तक का जो काल था वो पूर्व वैदिक काल कहा जाता है, जिसमें ऋग्वेद की रचना हुई थी। उसके बाद लगभग 1000 बीसी से 600 बीसी का जो काल है वो उत्तर वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। इसमें बाकी जो 3 वेद है, जैसे ऋग्वेद, तो ऋग्वेद के बाद जो है सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इनकी रचना हुई। साथ साथ ब्राह्मण उपनिषदों की, आरण्यकों की रचना भी इसी काल में हुई। तो वो वही हमारे जानकारी का मुख्य स्रोत भी हैं इस काल के। उसके साथ साथ पुरातात्विक साक्ष्यों का भी पूरा महत्व है। इस काल में मृदभांड किस प्रकार के पाए जाते थे और औजार जो थे वो किन धातुओं के बने हुए थे, इस बात को हम यहाँ समझेंगे, जानेंगे परिचय में। तो अब आइए शुरू करते हैं उत्तर वैदिक काल। तो जैसा कि उत्तर वैदिक काल को पढ़ते समय एक सामान्य जानकारी हमें ये होनी चाहिए कि ये इसकी जो पृष्ठभूमि है वो ऋग्वेद के आधार पर ही है। मतलब पूर्व वैदिक काल के आधार पर ही उत्तर वैदिक काल की पृष्ठभूमि लिखी गई है। तो उसी के आगे का ये क्रम है। तो पूर्व वैदिक काल में हम जब देखते हैं तो वहाँ का जो राजनीतिक जीवन है, जो सामाजिक जीवन है, जो आर्थिक जीवन है या जो धार्मिक जीवन है, उसी में परिवर्तन होता है। उस समय के क्षेत्र का भी परिवर्तन होता है, भौगोलिक क्षेत्र का भी परिवर्तन हम देखते हैं, राजनीतिक क्षेत्र में भी परिवर्तन देखते हैं। सारे मतलब जो उसके सिस्टम है उन सारी चीज़ों में हम परिवर्तन देखेंगे और कुछ चीज़ों में विस्तार देखेंगे, कुछ चीज़ों में कुछ विकृतियाँ भी आई थी उनको भी देखेंगे। तो कहीं पे कुछ चीज़ें अच्छी हुई हैं तो कहीं कुछ चीज़ों में गिरावट आई है। तो उसका अध्ययन हम यहाँ करते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले हम काल को देखते हैं। तो जैसा कि आपको पता है पूर्व वैदिक काल जो था वो 1500 से 1000 था और उत्तर वैदिक काल जो है वो 1000 से लगभग 600 बीसी के लगभग है। उसके बाद हम आते हैं कि क्या स्रोत है जिनके माध्यम से हम उन्हें जानते हैं। तो जो उत्तर वैदिक काल है उसको हम देखते हैं कि इसमें किस तरह के मृदभांड पाए जाते हैं। तो उसमें काले मृदभांड पाए जाते हैं, लाल, काले एवं लाल दोनों मिला के मृदभांड बनाए गए हैं। चित्रित धूसर मृदभांड पाए गए हैं और लोहे के उपकरण। तो सबसे बड़ी चीज हम देखेंगे कि एक तरह से उत्तर वैदिक काल में एक क्रांति आती है। लोहे का खोज जो है वो एक क्रांति का रूप हमें दर्शाता है, क्योंकि लोहे के उपयोग से, लोहे की खोज से बड़े पैमाने पर कृषि का विस्तार हुआ। जो हमारी अर्थव्यवस्था वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में जो चल रही थी सिर्फ जीवन निर्वाह की, उसमें अब हम जीवन निर्वाह के साथ साथ अधिशेष भी कर रहे थे और जिससे हमारा व्यापार बढ़ा है और हमारे अंदर संग्रह करने की भी क्षमता आई। जैसे अब हम खाद्य रसद का जो संग्रह भी कर लेते थे। पहले हम इतना ही उपज करते थे जिससे सिर्फ हमारी जीवन निर्वाह हो पाए। तो यहाँ हम देखते हैं कि लोहे के उपकरण जो लगभग 1000 बीसी के आसपास खोज हुई। ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि अतरंजी खेरा एक स्थान है मेरठ के पास, वहां पर सबसे पहले लौह की खोज की गई। तो अतरंजी खेड़ा कहाँ है? मेरठ के पास। तो सबसे पहले वहां पर हम इसकी खोज देखते हैं। तो पुरातात्विक स्रोत क्या क्या है इसके? तो सबसे पहले जो मृदभांड पाए गए हैं, फिर लोहे के औजारों का मतलब यहाँ पे हमें स्पष्ट प्रमाण मिलता है। उसके बाद हम देखते हैं कि इस लोहे के साथ साथ अन्य धातुओं का भी, जैसे तांबा, टिन, कांसा, लोहा, सीसा का भी प्रयोग हम देखने को मिलते हैं। ठीक है। कुछ सिक्के भी मिले हैं। ठीक है।
उस काल के साहित्यिक स्रोत के आधार पर जब हम यहाँ जाएंगे तो देखते हैं कि बाकी के तीनों जो हमारे वेद है, चाहे सामवेद हो, अथर्ववेद हो, यजुर्वेद हो, इन तीनों की रचना जो होती है उत्तर वैदिक काल में होती है। और इसके साथ साथ ब्राह्मण हो गए, आरण्यक हो गया, उपनिषदों की रचना भी लगभग लगभग इसी काल में होती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण स्रोत है इस बारे में जानकारी के। अब उपनिषद लगभग 108 के लगभग उपनिषद भी हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे उपनिषद का मतलब होता है कि गुरु के समीप बैठकर शिक्षा देना। आरण्यक का मतलब होता है जो मतलब जंगलों में बैठकर, एकांत में बैठकर रचनाएं लिखी जाती थी। ठीक है। बाकी सामवेद में किस चीज़ का वर्णन है, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में आपको कल मैंने बता ही दिया था कि सामवेद है संगीत से संबंधित है, यजुर्वेद है यज्ञ विधि विधान से संबंधित है, अथर्ववेद जो है शिल्प वेद से संबंधित है। ठीक है। यह जादू टोना अंधविश्वास ज्यामिति से संबंधित है। ठीक है। तो अब आगे आते हैं, फिर देखते हैं कि इनका भौगोलिक विस्तार क्या था। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो ऋग्वैदिक काल था या पूर्व वैदिक काल, उसका विस्तार लगभग सब सिंधु प्रदेश, लगभग पंजाब के आसपास के क्षेत्रों तक था। कुछ एक दो क्षेत्र अफगानिस्तान के आसपास थे, लेकिन मूलतः यह पंजाब के क्षेत्र के सिंधु नदी के आसपास लिखा गया था और वहीं पर ऋग्वेद की रचना हुई थी। किंतु जब हम उत्तर वैदिक काल में आते हैं तो देखते हैं कि आर्यों ने अब उत्तर की ओर विस्तार करना शुरू कर दिया था, धीरे धीरे मध्य के तरफ भी बढ़ने लगे थे। तो इनका मुख्य जो भौगोलिक क्षेत्र माना जाता है वो मध्य देश को माना जाता है। मध्य देश से तात्पर्य है हमारा जो लगभग सरस्वती नदी के आसपास से लेकर लगभग गंगा यमुना के दोआब तक का जो क्षेत्र था वो मध्य देश कहा जाता था। तो धीरे धीरे इनका आर्यों का विस्तार लगभग लगभग पूरे उत्तर भारत में हम देखते हैं। तो गंगा यमुना के दोआब पर हाँ, तो पंजाब से बढ़कर दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के कुछ जगहों पर हम इनका प्रमाण देखते हैं या इनके साक्ष्य मिलते हैं। सतपथ ब्राह्मण में सदानीरा, सतपथ ब्राह्मण महत्वपूर्ण एक ब्राह्मण ग्रंथ है, में आर्यों को सदानीरा के पूर्व की ओर का विस्तार दिखाया गया है। इसमें एक कथा का वर्णन मिलता है कि मतलब विदेद माधव जो थे, उन्होंने जब पूछा मतलब इष्ट से अपने कि मतलब हमारा विस्तार मतलब अब मैं कहाँ पे निवास करूँ, तो उन्होंने उन्हें पूर्व की ओर अपना विस्तार, तो वो बढ़ते बढ़ते मतलब अग्नि को मुंह में धारण करते हुए और उसे अपनी फूंक के द्वारा जलाते हुए, ऐसी एक कथा मिलती है कि वो जलाते चलाते मतलब उसको अपने चलते गए और जलाते गए तो वो सदानीरा नदी तक पहुँचे। वहीं पर आकर वो रुक गए। तो देखा जाता है कि विंध्याचल पर्वत जो है एक उनकी सीमा बन गई, उससे आगे वो नहीं बढ़ पाए। तो इसीलिए दक्षिण में आर्यों का अस्तित्व नहीं दिखाई देता। मतलब विंध्य पर्वत तक हम इनका अस्तित्व देखते हैं और वहीं पे सदानीरा नदी के पर उनका निवास स्थान निर्धारित हो गया। तो सदानीरा नदी तक हम उनका विस्तार देखते हैं। उत्तर वैदिक काल में रेवा और सदानीरा नदी का प्रमुखता से वर्णन मिलता है। रेवा आधुनिक की नर्मदा नदी है और सदानीरा आधुनिक समय का गंडक का नदी का समानार्थी है। तो सदानीरा से तात्पर्य गंडक नदी से है और रेवा से तात्पर्य नर्मदा नदी से है, पूछा जा सकता है। ठीक है। फिर हम देखते हैं कि पूर्वी हिमालय क्षेत्र में कुछ उस समय के पर्वत का नाम मिलता है, जैसे त्रिकूट पर्वत हो गया, क्रौंच पर्वत हो गया, मैनाक पर्वत हो गया। ठीक है। तो उस समय के ये प्रमुख जो थे पर्वत श्रेणियां थी, पर्वत शिखर थे जो उस समय पूर्वी हिमालय क्षेत्र में पाए जाते थे। ठीक है। इनका उल्लेख मिलता है, ध्यान रखिएगा। तो भौगोलिक क्षेत्र का विस्तार आपको समझ में ही आ गया कि सरस्वती नदी से लगभग लेकर गंगा नदी के दोआब तक का क्षेत्र जो था वो इसके अंतर्गत आता था। पंजाब से बढ़ते हुए ये कुरुक्षेत्र, हस्तिनापुर, अहिछत्र, फिर उसके बाद आपका राजस्थान के कुछ बेल्ट आपके उत्तर प्रदेश का लेते हुए वहां तक इनका वर्णन था। ये धीरे धीरे पूरब की ओर बढ़ते हुए ये सदानीरा नदी तक जाकर इनका उल्लेख मिलता है। और फिर दो प्रमुख नदियां भी उस समय महत्वपूर्ण थी, रेवा और सदानीरा। पूर्वी हिमालय क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण पर्वत थे जिनका उल्लेख हमें ऋग्वैदिक कालीन ग्रंथों से मिलता है। त्रिकूट पर्वत, क्रौंच पर्वत, मैनाक पर्वत, कुछ पर्वत और हैं। ठीक है। ये प्रमुख है। अब हम देखते हैं कि जो उत्तर वैदिक काल का राजनीतिक जीवन था उसमें किस तरह के परिवर्तन होते हैं, क्या बदलाव आता है, क्या उन्नति हुई है, क्या अवनति हुई है, इनको हम समझेंगे और जानेंगे।
तो हम देखते हैं कि जैसे पूर्व वैदिक काल में जो जीवन था वो छोटे छोटे कबीलों में बटा हुआ था, और उत्तर वैदिक काल में स्थितियां बदल जाती हैं। जो छोटे छोटे कबीले थे वो एक बड़े कबीलों के रूप में सामने आने लगे, और कुछ कबीलों का समूह मिलकर एक बड़े कबीले का निर्माण करता था। जो कबीला पूर्व वैदिक काल में जन कहलाता था, उत्तर वैदिक काल में वो आके जनपद कहलाने लगा। तो हम देखते हैं कि कबीलों के छोटे रूप से बड़े रूप में परिवर्तन होता है। जन से जनपद जनपद कहलाने लगा, ठीक है। जन से जनपद, जन से जनपद हो गया, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, जन से जनपद हो गया। अब उदाहरण के तौर पे जैसे भरत और कुरु जो कबीले थे वो आपस में मिलकर कुरुक्षेत्र के रूप में परिवर्तित हो गए, कुरु प्रदेश कहलाने लगे, कुरु प्रदेश, ठीक है। पांचाल प्रदेश, तुर्विस और कृवि मिलकर पांचाल। पांचाल उस समय का एक बहुत ही विकसित प्रदेश था। राजा के जो अधिकार थे वो बढ़ गए। इस समय का राजा ऋग्वैदिक काल के राजा से भिन्न था। उस समय का राजा जो इसके अधिकार सीमित थे, जिसका बहुत ही कम महत्व था, इस समय आते आते शक्तिशाली हो जाता है। उसके अधिकार क्षेत्र में वृद्धि हो जाती है, उसके कर और न्याय व्यवस्था में वृद्धि हो जाती है, उसका अपने अधिकारियों पर, संस्थाओं पर नियंत्रण हो जाता है। यानी कि जो पूर्व वैदिक काल में जो संस्थाएं, सभा समिति विदत थी, जिनका राजा पर नियंत्रण होता था, वो नियंत्रण कम हो जाता है, महत्व कम हो जाता है, राजा के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि हो जाती है। ऐत्रेय ब्राह्मण जो उत्तर वैदिक काल में लिखा गया, उसके प्रमुख ग्रंथ में ऐत्रेय ब्राह्मण में राजा के दैवीय शक्ति का भी वर्णन मिलता है। इसी कारण राजा को इस काल में सम्राट, एकराट, अधिराज की उपाधि भी मिली थी। कहाँ मिलता है? ऐत्रेय ब्राह्मण में, दैवी शक्ति, ऐत्रेय ब्राह्मण में, ऐत्रेय ब्राह्मण में दैवी शक्ति की उत्पत्ति मिलती है, जिसमें राजा को सम्राट, एकराट और अधिराज की उपाधियां भी मिली हुई हैं। सभा समिति विदत का महत्व कम हो गया था। ये तो प्रायः हम देखते ही हैं, सामान्य व्यवहारिक ज्ञान है कि जब जब राजा शक्तिशाली होगा तो उसका संस्थाओं पर नियंत्रण बढ़ जाएगा, अधिकारियों का पर नियंत्रण बढ़ जाएगा, अधिकारियों की महत्व कम हो जाएगा, संस्था का महत्व कम हो जाएगा, राजा जो होगा निरंकुशता का परिचय देगा। तो देखते हैं कि इस काल का जो राजा था लगभग निरंकुश होने लगा था, वंशानुगत हो गया था। एक बात महत्वपूर्ण है कि राजा का पद जो था, जो ऋग्वैदिक काल में गुणों के आधार पर या अपने विद्वानता और के आधार पर, क्षमता के आधार पर बनाया जाता था, उत्तर वैदिक काल तक आते आते वो वंशानुगत हो गया था। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि वंशानुगत हो गया था। बाकी जो सभा समिति का महत्व कम हो गया, विदत का महत्व कम नहीं हुआ, विदत तो समाप्त ही हो गया था। विदत जैसी संस्था जो थी वो समाप्त हो गई थी। सभा और समिति जो थे, इन्हें उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ में प्रजापति की 2 पुत्रियां कहकर इनके महत्व का दर्शाया गया है, लेकिन जो इनकी महत्ता पूर्व वैदिक काल में थी, इस काल में ऐसा नहीं था। अधिकारियों की संख्या में वृद्धि हो गई थी। जैसे उस समय जो गिने चुने 3-4 अधिकारी थे, उनमें अब इनके अधिकारियों की संख्या लगभग 17-18 के लगभग हो गई थी, जिनमें प्रमुख रूप से पुरोहित थे, सेनानी थे, ग्रामणी थे, भागदूत थे जो कर संग्रह करते थे, उसके बाद संग्रहीता थे जो कोषाध्यक्ष थे, ठीक है। इसी तरह पालागल जो था वो विद्वानों का समूह का नेतृत्व करता था। तो कई और इसी तरह के अधिकारी थे जो महत्वपूर्ण थे। तो अधिकारियों की संख्या में वृद्धि हो गई थी। कर में अस्थायित्व आ गया था। जो कर प्रणाली थी, जो पूर्व वैदिक काल में हम देखते हैं कि कर व्यवस्था स्वेच्छा से लोग देते थे, कोई नियम नहीं था, उनके लिए कोई प्रतिबंध नहीं था कि नहीं हमें इतना कर देना ही है। इस काल में आते आते कर व्यवस्था में हम अस्थायित्व देखते हैं। अब कर स्वेच्छा से नहीं बल्कि निश्चित रूप से दिया जाने वाला एक भाग था। लगभग उस समय कर जो था 1/16 भाग लिया जाता था। इसको ध्यान रखेंगे।
तो कर में अस्थायित्व आ गया था। यह एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है उत्तर वैदिक काल का, इसको ध्यान रखिएगा। न्याय और सेना की तरफ जब हम आते हैं तो देखते हैं न्याय व्यवस्था में सुधार तो हुआ था, अब राजा निर्णय लेने लगा था और न्याय व्यवस्था को कुछ हद तक सही भी किया था। लेकिन अगर हम देखें तो पूर्ण रूप से अभी इसका विकास या कोई पूर्ण रूप से इसकी एक संहिता नहीं बन पाई थी कि उसके आधार पर ही, एक मानक के आधार पर ही निर्णय लिया जाए। हालांकि कुछ कठोरता आई थी, लेकिन अब अभी भी पूर्ण रूप से ये विकसित नहीं हुआ था। उसी तरह सेना भी था, सेना का हालांकि विस्तार हुआ, कुछ नए अस्त्रों शस्त्रों से उन्हें लैस भी किया गया, लेकिन अभी भी सेना अस्थायित्व नहीं आया था, सेना में अस्थायित्व नहीं आया था, सेना एक अस्थायी नहीं बनी हुई थी। सेना भी अभी अस्थायित्व के दौर से ही गुजर रही थी। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि राजनीतिक जीवन के बारे में काफ़ी हमने जाना कि कबीलों का एक छोटे से बड़े रूप में परिवर्तन हो गया। उदाहरण के रूप में आपने भरत और पुरु से मिलकर कुरु का प्रदेश का निर्माण देखा, तुर्विस्क्री मिलकर पांचाल प्रदेश का निर्माण करते हैं। उस समय का एक बहुत ही विकसित प्रदेश था। राजा के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि हुई, वंशानुगत हो गया था, दैवी शक्ति का उसमें सिद्धांत मिलता है। राजा को कुछ महत्वपूर्ण उपाधियां मिली हुई थी, सभा समिति का महत्व कम हो गया था, अधिकारियों की संख्या में वृद्धि हो गई थी, कर में अस्थायित्व आ गया था, सेना तथा न्याय व्यवस्था में कुछ सुधार तो हुए थे, लेकिन अभी पूर्ण रूप से वो विकसित नहीं हुए थे। आगे आते हैं, अब हम देखते हैं सामाजिक जीवन। तो सामाजिक जीवन में जब हम आते हैं तो देखते हैं कि परिवार जो ऋग्वेद काल में भी महत्वपूर्ण स्थान हासिल किया था, तो इसका महत्व उत्तर वैदिक काल में भी था। और परिवार में कुछ और भी परिवार के स्वरूप में कुछ परिवर्तन भी देखने को मिलते हैं। परिवार अभी भी उसी रूप में अविच्छिन्न रूप से मजबूती से इसका महत्व बना हुआ था। स्त्री और पुरुष मिलकर साथ में अपने परिवार को चलाते थे, मजबूती थी। परिवार में सभी बड़े लोगों का सम्मान और सहयोग का वर्णन मिलता है। परिवार जो था, कई परिवार मिलकर एक ग्राम के रूप में पहचान बनाते हैं। ग्राम से फिर विश्व का महत्व बनता है, फिर विश्व से जन और जन से फिर जनपद का हम यहाँ पे निर्माण देखते हैं। तो परिवार अभी भी पितृसत्तात्मक था, संयुक्त परिवार की प्रथा चलती रही थी। विवाह को अविच्छेद माना जाता था। विवाह में पति पत्नी एक दूसरे के सहयोगात्मक भूमिका में रहते थे और दोनों के अपने अपने जीवन यापन क्रिया थी। दोनों एक दूसरे के सहयोग से परिवार को चलाते थे, आगे बढ़ाते थे। सबसे महत्वपूर्ण है वर्ण व्यवस्था। उत्तर वैदिक काल में सबसे सामाजिक जीवन है, उसमें एक महत्वपूर्ण जो सब टॉपिक है वो है वर्ण व्यवस्था। यहाँ हम इसको थोड़ा सा गंभीरता से पढ़ेंगे और समझेंगे, क्योंकि ऋग्वैदिक काल में हम देखते हैं कि जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म आधारित थी। लेकिन जब हम उत्तर वैदिक काल में आते हैं तो देखते हैं कि इसका जो स्वरूप है वो परिवर्तित हो गया। अब यह थोड़ा कठोर हो गया। अब यह वर्ण व्यवस्था जो थी वो कर्म पे ना आधारित होकर जन्म पर आधारित माने जाने लगी और वंशानुगत होते गए जो क्रियाकर्म थे। तो वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित थी और 4 वर्णों का यहाँ स्पष्ट वर्णन मिलता है और इन चारों वर्णों के स्पष्ट क्रिया जो है वो ऐतरेय ब्राह्मण में हमें प्राप्त होता है। तो ब्राह्मण का इस समय वर्चस्व था, उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य और उसके बाद शूद्र माना गया है। तो ब्राह्मण अपना यज्ञ विधान कराते थे, इसी कारण इनका महत्व सर्वोपरि हो गया था। क्षत्रिय जो थे वो शासन का कार्य करते थे, वैश्य जो थे वो कर देने का कार्य करते थे और जो शूद्र थे वो इन तीनों वर्णों की सेवा का कार्य करते थे। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को मिलाकर द्विज भी कहा गया। कभी कभी प्रारंभिक परीक्षा में पूछता है कि द्विज किसे कहा गया था, तो द्विज कौन कहलाते थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये तीनों मिलकर ये कहलाते थे। इनके लिए अलग अलग शब्द भी थे। जैसे ब्राह्मण को ज्यादा सम्मान दिया जाए तो ब्राह्मण के लिए यही शब्द का प्रयोग आया है, यही मतलब आइए। क्षत्रिय के लिए आगही मतलब आओ, आद्रव वैश्य के लिए आद्रव जल्दी आओ और आघाव मतलब
दौड़ कर आओ, ये प्रयोग होता था शूद्र के लिए। तो यही आगही आद्रव आघाव महत्वपूर्ण है, नोट कर लीजिएगा। बाकी पीडीएफ में बात का आप बाद में आपको मिल जाएगा, लेकिन अभी भी एक बार रिवीजन कर लिए। यही आइए आगही आओ, आद्रव जल्दी आओ, आघाव माने दौड़ कर आओ। यही आगही आद्रव आघाव, ये याद रखिएगा। अब देखते हैं कि उस समय का जो सामाजिक जीवन में थी वो वर्ण व्यवस्था पर आधारित थी। एक मनुष्य के जीवन को लगभग 100 वर्षों का माना गया और उसी 100 वर्षों के आधार पर मनुष्य को जीवन को 4 भागों में बांटा गया। तो इन 4 भागों को 4 आश्रम कहा गया कि जो इसको 25-25 साल के क्रम में हम 4 आश्रमों में बांट देते हैं। तो पहला आश्रम था आपका ब्रह्मचर्य आश्रम। तो ब्रह्मचर्य आश्रम आपका कितना था? 25 वर्ष। ठीक, गृहस्थ 25 वर्ष, संन्यास 25 वर्ष, फिर वानप्रस्थ 25 वर्ष। तो ये आपके हो गए टोटल 25 चौक 100, तो 100 वर्ष टोटल हो गए। तो जीवन को 100 वर्ष का मानकर इसे 4 भागों में बांट दिया गया था, जो 4 आश्रम कहलाए। ब्रह्मचर्य आश्रम जो 25 जीवन से शुरुआत से 25 वर्ष तक का काल था, फिर 25 से जो 50 वर्ष तक का काल था, इसे हम गृहस्थ आश्रम माना जाता है। गृहस्थ आश्रम को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है, सबसे महत्वपूर्ण आश्रम कौन सा माना गया है? गृहस्थ आश्रम, जिसमें पति अपने जीवन को, पारिवारिक जीवन को, सामाजिक जीवन को जीता था। उसके बाद 50 से जो 75 तक का काल था वो वानप्रस्थ, यानी कि वो जंगलों में जाके एक मतलब घुमक्कड़ी का या यायावर का जीवन जीता था। उसके बाद जो उसका 75 से 100 तक का काल था वो एक सन्यास का, मतलब जाके समाधि में या एकांत में किसी गुफा में बैठकर योग साधना के द्वारा अपने जीवन का त्याग करता था, या मतलब उसके जीवन का अंतिम जो आश्रम था वो यही था कि कहीं पहाड़ पे, कहीं गुफाओं में, कहीं जंगल में एकांत में जाके अपने जीवन को त्याग देना योग साधना के द्वारा। इन्हीं आश्रमों से, जीवन काल के कालखंडों से जो मतलब ये जो बांटे गए हैं 4 25-25 साल के, इन्हीं से जीवन के संस्कार भी जुड़े हुए थे। ये संस्कार लगभग 16 प्रकार के थे, 16 प्रकार के। अब ये 16 जो प्रकार के संस्कार थे इनको मैं लिख देता हूं एक बार। तो सबसे पहले गर्भाधान, तो ये आपके 16 संस्कार दिए गए हैं। तो आप देख लिए 16 में पहला था गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोन्नयन, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ा कर्म है ये, विद्यारंभ, फिर उनका कर्ण भेद होता था, यज्ञोपवीत संस्कार किया जाता था, वेदारंभ, फिर उनका वेद पाठन का आरंभ आता था, फिर बाल जब वेद आरंभ स्नातक हो जाते थे तो केशव, उनका केस मतलब काटे जाते थे, उनका मुंडन किया जाता, फिर समावर्तन, फिर महत्वपूर्ण संस्कार विवाह, फिर अंतिम क्रिया अंत्येष्टि। तो ये आपके 16 संस्कार हैं। तो संस्कारों को आपने देख लिया, आश्रम व्यवस्था को देख लिया। अब विवाह पे आइए। तो विवाह उस समय का एक पवित्र बंधन था, विवाह को अविच्छेद माना जाता था। इससे पारिवारिक जीवन के लिए, सामाजिक जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक तरह का संस्कार था। यहाँ हम विवाह के रूप में परिवर्तन देखेंगे। ये ऋग्वैदिक काल की तुलना में इसका थोड़ा सा रूप में परिवर्तन आया, प्रकार में परिवर्तन आया। जैसे विवाह जो थे वो 8 प्रकार के होते थे, तो उसमें 4 को संगत और 4 को असंगत माना गया है। अब 4 संगत कौन से विवाह थे? तो उन 4 संगत विवाहों के नाम को हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो था वो ऋषि विवाह था, फिर आर्ष विवाह था, फिर दैव विवाह था,
तो ऋषि विवाह, दैव विवाह और फिर प्रजापत्य विवाह, ये जो थे विवाह के सकारात्मक रूप थे। ऋषि विवाह को ज्यादातर ब्रह्म विवाह भी कहा जाता था, ब्रह्म विवाह। तो चाहे आप यहाँ ऋषि लिखिए या ब्रह्म लिख लीजिए, तो जो ब्रह्म था उसी को लिखिए आप, क्योंकि मोस्टली बुक्स में आपके ब्रह्म विवाह ही मिलते हैं। तो ब्रह्म विवाह, ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, ब्रह्म के बाद आर्ष लिख लीजिए, आर्ष विवाह, फिर दैव विवाह, प्रजापत्य विवाह। यहाँ आपका राक्षस विवाह, पैशाच विवाह और गंधर्व विवाह महत्वपूर्ण था। गंधर्व जो था वो आजकल भी दौर में भी चल रहा, जो प्रेम विवाह था उसी को गंधर्व विवाह माना जाता था, लेकिन तब के समय में इसे ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता था। तो गंधर्व विवाह को आपने देख लिया। तो ये विवाह के आपके प्रकार हो गए। अनुलोम और विलोम नामक, अनुलोम और प्रतिलोम विवाह का भी प्रचलन था। तो अनुलोम विवाह होते थे जो जिसमें उच्च वर्ण का पुरुष और निम्न वर्ण की कन्या होती थी। प्रतिलोम विवाह होता था जिसमें उच्च वर्ण की कन्या और निम्न वर्ण का पुरुष होता था। तो अनुलोम और प्रतिलोम विवाह भी प्रचलित थे, अनुलोम व प्रतिलोम, प्रतिलोम विवाह। तो अनुलोम और प्रतिलोम विवाह भी प्रचलित थे। तो अनुलोम विवाह का मतलब समझ गए आप लोग कि इसमें उच्च वर्ण का पुरुष, निम्न वर्ण की कन्या, और प्रतिलोम विवाह जो इसमें उच्च वर्ण का मतलब उच्च वर्ण की कन्या और निम्न वर्ण का पुरुष होता था। तो अब इसके आगे आते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है स्त्रियों की दशा। किसी भी कालखंड या सभ्यता या संस्कृति को जानने के लिए स्त्रियों की दशा का सही होना बहुत ही जरूरी है। स्त्रियों की दशा की जानकारी का होना बहुत ही जरूरी है, तभी हम किसी सभ्यता या संस्कृति के बारे में ठीक से अनुमान लगा सकते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि ऋग्वैदिक काल की तुलना में उत्तर वैदिक काल तक आते आते स्त्रियों की दशा में थोड़ा परिवर्तन होता है, थोड़ी गिरावट आती है। अब घर की स्त्रियों को जैसे धार्मिक वाद विवाद में भाग नहीं लेने दिया जाता था, सभा में पूरी तरह से इनका बहिष्कार हो गया था। फिर दहेज प्रथा, प्रदा प्रथा, बाल विवाह का प्रचलन बढ़ गया था। फिर हम देखते हैं कि कुछ जगहों पर बंदिशें भी मतलब इन पे लागू कर दी गई थी कि अब घर से बाहर थोड़ा सा इनको निकलने के लिए अपने मतलब पति पर आश्रित होना पड़ता था, उनसे मतलब पूछना पड़ता था। मतलब कई तरह से एक तरह से प्रदा प्रथा का प्रचलन हल्का फुल्का बढ़ गया था। हालांकि मध्यकाल की अपेक्षा भी इसको ना के बराबर ही माने, लेकिन तब भी कुछ विकृतियां आ गई थी। हालांकि कुछ विदुषी महिलाओं का वर्णन इस काल में भी मिलता है, जैसे गार्गी हो गई, मैत्रेयी हो गई, कात्यायनी हो गई। तो इनका वर्णन हमें उत्तर वैदिक काल में मिलता है। लेकिन फिर भी हम देखेंगे कि कुछ कुप्रथाओं का यहाँ पर विस्तार हो गया था। कुछ कुप्रथाएं यहाँ तेजी से प्रचलन में आ रही थी, जो धीरे धीरे बाद के कालों में और ज्यादा कठोर रूप में हमें दिखाई देंगी। तो स्त्रियों की दशा में इस काल में थोड़ी गिरावट देखने को मिलती है। भोजन, भोजन वही था, मतलब शाकाहारी के लिए दूध दही से बनी सामग्री भोज्य पदार्थ थी। मुख्य भोजन था जैसे गेहूं, मूंग, उड़द, चावल। चावल को ब्रीह समझा जाता था, ब्रीह के रूप में जाना जाता था। तो उससे बने पकवान चावल और दूध से, जैसे खीर, ये प्रमुख यहाँ भोज्य पदार्थ थे। मनोरंजन के लिए सुरा मतलब शराब, द्यूत, पासा जिसे कहते हैं पासा, तो रथ दौड़, घुड़दौड़, ये प्रमुख मतलब मनोरंजन के साधन थे। दास, दासों का स्वरूप भी अभी बहुत विकृत नहीं हुई थी। दास थे, दास होते थे, लेकिन व्यवहार उनके साथ सही तरीके से किया जाता था। अब हमने सामाजिक जीवन को समझ लिया, अब हम समझते हैं इनके आर्थिक जीवन को। तो हम देखते हैं कि ऋग्वैदिक काल में जो आर्थिक जीवन था उसका
प्रमुख आधार पशुपालन था। किंतु जब हम उत्तर वैदिक काल में आते हैं तो हम देखते हैं कि इसका रूप बदल गया था और कृषि प्रमुख आधार हो गया था। क्यों हो गया था, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो कृषि के विस्तार का प्रमुख कारण था कि लगभग 1000 ईस्वी के आसपास हम लौह उपकरण की प्राप्ति होती है, लोहे की खोज हो गई थी, कृषि से संबंधित लौह उपकरण मिलते हैं, उसके साक्ष्य और प्रमाण मिलते हैं, जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि कृषि का विस्तार तेजी से हुआ था। और काठक संहिता में 24 बैलों के द्वारा हल चलाने का प्रमाण मिला है। तो कई बार पूछा जाता है प्रारंभिक परीक्षा में 24 बैलों के द्वारा हल चलाने का प्रमाण किस संहिता से मिलता है, तो काठक संहिता से मिलता है। 4 प्रकार के कृषि क्रियाओं का वर्णन हमें सतवर ब्राह्मण से प्राप्त होता है। वो 4 प्रकार कौन से हैं? जुताई, बुआई, कटाई, मड़ाई। ये 4 प्रकार हैं जिनका वर्णन हमें सतवर ब्राह्मण में मिलता है। तो ये कृषि की 4 प्रमुख क्रियाएं थी। यजुर्वेद में हम देखते हैं कि साम अयस मिलता है, जिसका अर्थ है काले लोहे से, इनका अर्थ है लोहे का उल्लेख। तो कहां से मिलता है? यजुर्वेद से हमें श्याम अयस का उल्लेख मिलता है। और लाल लोहे का जो हमें संदर्भ मिलता है वो हमें अथर्ववेद से मिलता है। तो यहाँ पे हमें अतरंजी खेड़ा में प्रथम बार हमें कृषि के लौह उपकरण मिले हैं। ये अतरंजी खेड़ा कहाँ है? मेरठ के पास हमें सर्वप्रथम कृषि के साक्ष्य मिले हैं, कृषि के लौह उपकरण के साक्ष्य मिले हैं। माप और सिक्के का प्रचलन लगभग प्रारंभ हो चुका था। माप के तौर पे रत्न, निष्क का प्रयोग होता था और इसी से मिलते जुलते सिक्कों का भी प्रयोग हम देखते हैं कि इस उत्तर वैदिक काल में आरंभ हो चुका था, जिन्हें हम निष्क, शतमान, कृष्णल और पाद के नाम से जानते हैं। इनका उल्लेख हमें उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों से मिलता है। तो सिक्के का प्रयोग लगभग आरंभ हो गया था, लेकिन अभी ये पूरी तरह से प्रचलन में नहीं आए थे। वस्तु विनिमय ही क्रय विक्रय का प्रमुख साधन था, लेकिन सिक्के के प्रमाण हमें मिलते हैं, उपलब्ध होते हैं। लेकिन मुख्य जो मतलब क्रय विक्रय होता था वो वस्तु विनिमय के आधार पर ही होता था। लोहा जो इस काल की प्रमुख धातु थे के साथ साथ तांबा, tin, सीसा और सोना का भी हमें उल्लेख मिलता है। और इनसे बने बर्तनों और धातुओं का औजारों का भी हमें प्रयोग दिखाई देता है। धातु शिल्प का विकास मिला है, कहीं कहीं पे हमें धातुओं को गलाने के कारखाने भी यहाँ पर हमें मिलते हैं, इनका प्रयोग भी प्रारंभ हो चुका था। वस्त्र उद्योग में ऊन और सन के बने कपड़े यहाँ पर प्रयोग किए जाते थे। वस्त्र उद्योग एक प्रमुख उद्योग था इस काल का। कपास का प्रयोग नहीं मिलता है, ध्यान रखिएगा, कपास नहीं मिलता, ध्यान रखिएगा, कपास के प्रयोग का उल्लेख नहीं मिलता है। उद्योग व्यापार का विस्तार हुआ था, जैसा कि हमने आपको बता दिया था कि जब आपके सामाजिक जीवन का, राजनीतिक जीवन का जब विकास होगा तो आर्थिक जीवन का भी विकास होगा। आर्थिक जीवन से ही दोनों जुड़े हुए हैं। तो हम देखते हैं कि जब कृषि का आधार बढ़ा, मतलब कृषि का क्षेत्रफल बढ़ा, कृषि मुख्य पेशे के रूप में आया, तो अब हम जीवन निर्वाह के रूप में ही कृषि का प्रयोग ना कर अब अधिशेष के रूप में हम जाने लगे। तो अधिशेष होने लगा, संग्रह होने लगा, तो उसके माध्यम से व्यापार और व्यवसाय बढ़ने लगा। अब हम क्षेत्रीय स्तर पर बड़े पैमाने पर मतलब व्यवसाय करने लगे। ऊपर से हम बाहर के क्षेत्रों में भी जाकर अब व्यापार व्यवसाय को बढ़ावा देने लगे। तो हमारे जो व्यापार था, व्यवसाय था, उसमें अब विस्तार होने लगा। ये महत्वपूर्ण है कि अब थोड़ा सा विस्तार देखने को मिलता है। जो व्यापार व्यवसाय ऋग्वैदिक काल में सिर्फ आंतरिक स्तर पर और छोटे
स्तर पर था वो यहाँ पर बड़े स्तर पर होने लगा और बाहरी स्तर पर भी होने लगा। नगरीकरण का भी विस्तार हुआ। लोहे की खोज के द्वारा नए नए नगरों का, नए नए जगहों की मतलब कटाई छटाई होने लगी। वहाँ पर लोगों ने निवास स्थान बनाना शुरू किया। तो हम देखते हैं कि नए नए नगरों का, नए नए क्षेत्रों का उदय दिखाई देता है, जो बाद के काल में एक सुनियोजित रूप में भी हमें देखने को मिलेगा। आगे चल के महाजनपद के बारे में जब हम पढ़ेंगे तब उसके जो मूल है, उसका जो बीज है वो यहीं से उद्भव हुआ है, यहीं से मतलब उसको प्रेरणा मिली है। तो आगे चल के हम देखेंगे तो बड़े बड़े जनपद, महाजनपद का वर्णन है। तो नगरीकरण का प्रारंभ भी लगभग लोहे की खोज से होने लगा। इसीलिए इसे आगे हम द्वितीय नगरीय क्रांति के रूप में भी पढ़ेंगे, समझेंगे। तो आर्थिक जीवन को आप लोगों ने देख लिया। अब आते हैं हम धार्मिक जीवन पे। तो यहाँ पे हम ऋग्वैदिक काल में थोड़ा सा परिवर्तन देखने को मिलते हैं। इसके स्वरूप में भी ठीक ठाक परिवर्तन हो गया था। ऋग्वैदिक समाज जो जब प्रकृति पूजक था, वो यहाँ पे आकर याज्ञिक अनुष्ठानों पर, बलि प्रथा पर ज़्यादा मतलब केंद्रित हो गया था। उसके रूप में थोड़ा सा परिवर्तन आई थी, कठोरता आई थी। तो नर बलि का, मानव बलि का, पशु बलि का, मंत्र विधि का, यज्ञ के विधि विधानों, अनुष्ठानों का प्रयोग यहाँ पर ज़्यादा मिलता है। तो पूरे धार्मिक जीवन का जो निचोड़ है वो यही है, यहाँ महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण, और उसका सार यही है कि धार्मिक अनुष्ठानों का, पशु बलि का, मानव बलि का, मंत्र विधि का प्रयोग होने लगा था। कुछ जगहों पर हल्के फुल्के मतलब सूक्ष्म स्तर पे कहीं कहीं मूर्ति पूजा के भी साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन अभी तक ठोस आधार पर नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुछ जगहों पर ऐसा माना गया है कि मूर्ति पूजा के भी साक्ष्य मिले हैं। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था कोई आध्यात्मिक दर्शन या चिंतन ना होकर भौतिक सुखों की प्राप्ति करना उद्देश्य था। इससे प्राकृतिक प्रकोप से बचें, जीवन को सुखमय बनाएं। हमारे पास उन अनुष्ठानों, यज्ञों का मतलब था, विधि विधानों का मतलब था कि हम ज़्यादा शक्ति अर्जित कर लें, हमारे पास सुख सुविधाओं का ज़्यादा संग्रह हो जाए। तो इसके उद्देश्य से ये किए जाते थे। देवताओं के स्वरूप में भी परिवर्तन देखने को मिलते हैं। जैसे कि वैदिक काल का प्रमुख देवता इंद्र माना गया है, तो यहाँ पर आकर मुख्य देवता जो है वो प्रजापत्य हो गए हैं। मुख्य देवता प्रजापत्य हो गए हैं, रुद्र, विष्णु। तो देखते हैं कि जो वैदिक काल में इंद्र थे, अग्नि थे, वरुण थे, उनका स्थान प्रजापति, रुद्र और विष्णु ने ले लिया था। ये भरण पोषण के देवता थे। ये पूषण, जो देखते हैं कि ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता थे, यहाँ पर आकर शूद्रों के देवता बन जाते हैं। इसी तरह हम देखते हैं कि यज्ञ के विधि विधान में जो राजा था वह राजतंत्र का बोलबाला था। राजा निरंकुश हो गया था। राजा के पास सीमित से असीमित अधिकार हो गए थे, यानी कि अब उनका अधिकार सीमित ना होकर असीमित हो गया था। एक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली व्यक्ति हो गया था। तो उसके लिए राजा ने भी अपने विस्तार के लिए, अपने महत्व को बढ़ाने के लिए अनेक प्रकार के यज्ञों को करवाता था। ऐतरेय ब्राह्मण में इनका वर्णन मिलता है। तो राजसूय यज्ञ करवाता था, वाजपेयी यज्ञ कराता था, अश्वमेध यज्ञ कराते थे। तो राजसूय अपने राज्य को बढ़ाने, राज्य के विकास में वृद्धि के लिए, शक्ति प्रदर्शन के लिए वाजपेयी, और अश्वमेध जो था वह सीमा विस्तार के लिए। तो देखते हैं कि काफ़ी यज्ञ अनुष्ठानों का भी यहाँ पर प्रारंभ हम देखने को पाते हैं। तो एक तरह से धार्मिक जीवन में कुछ कठोरता आई थी। यज्ञ कर्मकांडों का महत्व बढ़ गया था, विधि विधानों का, अंधविश्वासों का महत्व बढ़ गया था। उसके साथ साथ इसका उद्देश्य था भौतिक सुख की प्राप्ति करना। फिर उसके बाद देवताओं के स्वरूप में भी परिवर्तन आ गया था। प्रजापत्र
जो प्रमुख देवता थे, उसके बाद रुद्र और विष्णु का भी स्थान महत्वपूर्ण हो गया था। इंद्र और अग्नि गौड़ देवता हो गए थे। उसके बाद यज्ञों का बोलबाला था, तो यज्ञों में हम देखते हैं कि राजसूय यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ का प्रचलन बढ़ गया था। इसके द्वारा कराकर राजा अपने आप को शक्तिशाली घोषित करवाता था। उसके बाद अनेक प्रकार की उपाधियां धारण करता था। तो हम देखते हैं क्रम से, तो जो उत्तर वैदिक काल थे उसके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन में कई स्वरूप में परिवर्तन आया, और कुछ जगहों पे हम देखते हैं कि इसका विस्तार, सकारात्मक चीज़ें भी हम आई, और कुछ जगहों पर देखते हैं कि गिरावट भी आई। तो अब हम पूरी तरह से उत्तर वैदिक काल को समझ चुके हैं। इसके क्या मतलब काल है, स्रोत है, क्या इसकी महत्ता थी, क्या विशेषताएं थी, पूरी तरह से हमने इनका अध्ययन कर लिया है। अब आगे के में हम देखेंगे कि महाजनपद और उसके बाद जो नए धर्म पंथ आते हैं उनके बारे में समझेंगे, जानेंगे। तो आज तक की क्लास आपकी ये थी उत्तर वैदिक काल की, इसके बारे में आपने जाना समझा। ठीक है, नमस्कार।